यस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। क्या आप केमिस्ट्री से हताश हो गए हैं? क्या आप केमिस्ट्री से निराश हो गए हैं? क्या साइंस केमिस्ट्री की वजह से छोड़ने की सोच रहे हैं? डोंट वरी मेरे दोस्त, मेरा जन्म इस धरती पे कमज़ोर लोगों को पढ़ाने के लिए ही हुआ है। तो मेरे से कमज़ोर मैं ये मानता हूँ इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब मेरे केमिस्ट्री समझ में आ सकती है तो आपके भी समझ में आ सकती है। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको खुद एहसास होगा कि केमिस्ट्री कोई एक टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वैसे फिजिक्स एंड मैथ को तो पॉपुलर कर दिया एलन मस्क एंड पावेल डुरोव ने। अब केमिस्ट्री का क्या होगा? केमिस्ट्री को हम पहचान देंगे, केमिस्ट्री से हम पहचान बनाएंगे। एक्चुअल में जब कोई स्टूडेंट 10th क्लास से 11th क्लास में आता है तो वो अपनी एक स्ट्रीम चूज करता है कि उसको साइंस में जाना है, उसको कॉमर्स में जाना है या उसको आर्ट्स में जाना है। और जब वो साइंस चूज करता है तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। 10th क्लास में कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई फिजिक्स नहीं, कोई मैथ नहीं, और जैसे ही वो 11th में जाएगा उसको एक ग्रुप चूज करना पड़ता है। वो ग्रुप होता है एक तो मैथ्स, एक होता है बायो। मैथ्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही बायो ग्रुप में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो केमिस्ट्री यहाँ एक बफर सब्जेक्ट बन जाता है। चाहे बायो हो चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में जनरली स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन सब्जेक्ट रहता है वो रहता है केमिस्ट्री। और इस वजह से ये केमिस्ट्री इतनी परेशान कर देती है कि उसको मजबूरन सोचना पड़ता है कि क्या मैं स्ट्रीम चेंज कर लूँ। तो देखो, स्ट्रगल हर सेक्टर में होता है। आप जहाँ कहीं भी चले जाओ इस दुनिया में, पल पल पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल ही आपकी लाइफ के रिएक्टेंट्स है और लाइफ ही उसका प्रोडक्ट है। आप स्ट्रगल से जितना जूझोगे उतने ही वो स्ट्रगल थोड़े होते जाएंगे। लक्ष्य जब हमें बड़ा लगता है तो लक्ष्य को पार्ट में कर लेना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। और इसी को आसान बनाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी केमिस्ट्री को इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस 11th क्लास की केमिस्ट्री के फंडामेंटल पार्टिकल टॉपिक के क्वेश्चंस है। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि क्या रियल में केमिस्ट्री इतनी हार्ड है जितनी हम सोच बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। यहाँ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों का संख्या आपको बतानी है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आपको मास और चार्ज बताना है। तो देखो, ये सेकंड क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ एक टेबल दी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सिंबल ये होते हैं, इतना तो पता है ही। फिर ये इनके चार्ज हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं सब्जी लाने और वापस सब्जी लेके घर पे आते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि सब्जी के क्या भाव है। तो हमें वो भाव जब पता रहते हैं, यानी डिजिट जब हमें पता रहती है, तो ये डिजिट भी हमें याद रह सकती है। आप कॉमनली ये मान सकती हो कि यहाँ 10⁻⁻19 सेम है और ये डिजिट सेम है, एक में माइनस और एक में प्लस है। बस 1.602176 याद रखना है। 1.60217
6 याद रखना है, बाकी ये सेम है। तो ये तो हो गया इसका चार्ज। और रिलेटिव चार्ज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का -1 और प्रोटॉन का +1 माना जाता है। मास इनका ये है 9.10 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में है। प्रोटॉन इससे हल्का होता है, न्यूट्रॉन इससे मतलब भारी होता है। माइनस में पावर जो है वो यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लाइट होता है। इसी वजह से एटम में इलेक्ट्रॉन को हम बाहर की तरफ मानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकदम सेंटर में मानते हैं। आप किसी भारी चीज़ को फेंकोगे तो वो अर्थ पे आएगी ना सीधी, तो आप कहोगे कि सर वो वजन की वजह से ही तो आ रही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन इसमें मास का भी रोल है। ऐसे ही यहाँ एटम में इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसके न्यूक्लियस में क्या सेंट्रलाइज माने जाते हैं, क्या केंद्रित माने जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस वजह से इनका मास कंपेरेटिवली ज़्यादा है, यानी 1000 गुना, लगभग पावर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक तरह से 1000 नहीं 10,000 गुना इलेक्ट्रॉन हल्का हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब आपको ये डिजिट याद रह जाएगी तो ये भी डिजिट याद रह जाएगी। 9.1 याद कर लो, 1.67, 1.67, ये थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा हैवी है, 1.67 to 1.674। और पावर 10⁻⁻27, 10⁻⁻27। और ये इनका वैसे एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट में इनका मास माना जाता है वो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 0.00054, यानी 0 मास इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास माना जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का 1 मास माना जाता है अगर आप रिलेटिवली देखें तो। खैर, ये एक छोटी सी टेबल थी जो आपकी NCERT की बुक में दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वन ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो 1 ग्राम में निकालने के लिए आपको पहले इसका मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का टोटल मास होता है 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आपको आती है ना, बात हमारी केमिस्ट्री की हुई थी। ठीक है, तो इतने ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है इतने ग्राम का। तो ये पूछ क्या रहा है, 1 ग्राम में। ये कह रहा है कि 1 ग्राम में आप बताओ। तो उस केस में 1 ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं, 1 ग्राम का बता दो भाई। तो 1 ग्राम में होंगे 1/9.109382। सर एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, 9.10 से या 9.11 से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ और फिर मल्टीप्लाई में इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में है 10⁻⁻31, तो ऊपर ये +31 हो गया और इसमें से 3 माइनस हो गए 10⁻⁻3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ नीचे आती ना, तो इसको तो रख लिया, 10 को इधर चला गया। तो यहाँ 1 ग्राम में क्या रह गया, 1/9.109382 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करें सर, अरे 1/9.1 और बाकी ये 10⁻28 रहने देना। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं 1/9.19382, तो ताकि हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 9.109382 मैं एग्जैक्ट इसलिए ले रहा हूँ कि आप मैच करोगे फिर आंसर। तो ये है 0.109778 कह सकते हो इसे, इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, अब आप इसे 1 पॉइंट कहना चाहते हो तो
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तब तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा -27, यानी इसी को 1.098 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम कह सकते हो आप। जिधर भी आपको डिजिट चेंज करना होता है उस साइड में आप क्या करो, माइनस ही आएगा क्या, प्लस आएगा, पावर प्लस हो गई ना। तो ये 27 आ गया, 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सॉरी ये 1 मोल, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहानी आती है 1 मोल की। देखो मोल कोई टिपिकल या हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बाज़ार गए, आप यहाँ तो केजी के अकॉर्डिंग के ले देते हैं। आप राजस्थान से बाहर कहीं जाते हैं, साउथ साइड में जाते हैं, जनरली यूपी साइड में जाते हैं, तो वहाँ डज़न के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जब आपको पता है 1 डज़न में इतने होते हैं, 1 दर्जन में इतनी संख्या होती है, 1 क्विंटल में इतने होते हैं, तब आपको मोल का भी पता हो जाएगा। छोटी सी डिजिट है एक। जब आप छोटे थे तो आपको 1 दर्जन में 12 याद करने में जितना जोर आया, उतना ही जोर आपको 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं अब होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग आपका लेवल भी तो इंक्रीज हुआ है। तो जहाँ कहीं भी आज से यही याद रखना कॉन्सेप्ट आए 1 मोल, इसका मीनिंग इतना 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल। 1 मोल का मीनिंग ये है। जैसे 1 डजन का मीनिंग 12 है, वैसे 1 मोल का मीनिंग इतना है। मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेट और नंबर दोनों में को इंक्लूड करता है, दोनों का पता चलता है। फिलहाल आप इससे मानो। तो 1 मोल का मीनिंग क्या हो गया? 1 मोल का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी कितने नहीं, टोटल मास कितना हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा 9.10938 इंटू 10⁻⁻30, तो 9.10938 इंटू 10⁻⁻30। आप चाहे किलोग्राम में ले लो चाहे ग्राम में ले लो, तो चलो किलोग्राम में ही रहने देते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये देखो पावर, तो यहाँ ये कितना रह गया, इस पावर से ये पावर माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा। ये तो 10⁻8 आएगा ना, और वो माइनस में आएगा और किलोग्राम में आएगा, ठीक है। 23 और 8 31 होते हैं, और आप 9.10 को 6.0 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्जैक्ट अगर बात करें तब उस केस में 54.8566 अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई करोगे 9.109382, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.022, तो 54.85 आ गया। तो ये 54.85 इतना ये वेट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आ गया। ये मास ही पूछ रहा था आपको, क्या आपको मास ही पूछ रहा था। टोटल इसमें आपको बताना था कि ये कितना मास आया, समझे। तो ये हुआ मास और चार्ज। जब आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना है ये, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो पावर से तो निपट लेंगे हम, और 6.0 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई क्या कुछ? तो पावर तो यहाँ पर जैसे अभी हम बात करें
इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं किसको 1.602.176। देखो अपनी बात मैथमेटिक्स की नहीं हुई थी, केमिस्ट्री की थी, ये तो मैथमेटिक्स। आपको डर तो केमिस्ट्री से ही लग रहा था ना। तो इसको आप अगर कैलकुलेट प्रैक्टिकली करना चाहो 1.60 हो गया, ये 6.0 हो गया, तो इतना तो कैलकुलेशन आपको आती ही है। अरे 1.60 और 6.0 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। तो हम अगर एग्जैक्ट देखें तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 6.022 से, 9.64 आ गया। अपना आंसर है 9.648 इंटू 10 रेज टू पावर कितना रह गया 19। 23 में से 19 गए तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 4, तो 10 रेज टू पावर 4। ये क्या आ गया, ये कूलाम आ गया, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, कूलाम है। तो ये इसका आंसर आ गया। बताओ क्या आपको टिपिकल लगा? ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। आई होप कुछ आया होगा समझ में। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। देखो, जब आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम एक ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जो हमें इजी लगता है, और उससे आइडिया होता है कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें 1 वाली टेबल, 2 वाली टेबल, 3 वाली टेबल धीरे धीरे हमने लर्न की। तो ऐसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री में चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। पूरा लोड एक साथ नहीं लेना है कि पूरी पीरियोडिक टेबल हमें याद होगी तभी हमें केमिस्ट्री याद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये पता करने के लिए चलते हैं मीथेन के पास। तो मीथेन तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और 1 मोल का मीनिंग हो गया कितने CH4, 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन का होता है 6, मीन्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 10 हो गए। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल CH4 में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स अपना आंसर हो गया 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इसमें क्या हार्ड लगा आपको? ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, मीथेन में। मीथेन के 1 मोल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे, वो हमने इजी वे में कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट सेकंड का ए आपको क्या कह रहा है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या बतानी है। पहले तो ये देखना है सेकंड का ए। तो यहाँ पर चलते हैं वापस कैलकुलेट करने। तो यहाँ कार्बन 14 है। देखो सर ये क्या होता है, किसी भी एटम में आप केमिस्ट्री में यहाँ तो लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास, और किसी एटम के एटॉमिक मास एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इन्हें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर एटम C14 दिया हुआ है और इसकी कितनी अमाउंट दी हुई है, 7 मिलीग्राम। खैर इसको छोड़ो आप, अभी हम ऐसा कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था मोल एक ऐसा जादू है जो क्वांटिटी एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है, यानी वेट बताता है। तो क्वांटिटी मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, और वेट उतना ही होता है जितना एटम का एटॉमिक मास होता है। यानी 1
1 मोल कार्बन 14 का वेट अगर होगा तो हम कितना बताएंगे? 14 ग्राम बताएंगे। पूछ क्या रहा है? 7 मिलीग्राम में टोटल यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यूट्रॉन्स की क्या कहानी है। जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, इससे हम मास नंबर भी कहते हैं किसी एटम का। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या हिंदी में, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और प्रोटॉन को जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है, अपने माइंड में होल्ड रहने चाहिए। अब सर यहाँ पर टोटल ए कितना दिया हुआ है? इसके कंधों पे लिखा हुआ है 14। यस, ठीक है। और पी प्रोटॉन, प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो 1 से 20 तक तो आपने 10th क्लास में याद कर लिए थे। कार्बन 6वें पे आता है, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 है। अब आप यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल लोगे, न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे? 14 माइनस 6, तो 8 बच जाएंगे। बात समझे ना? तो 8 न्यूट्रॉन है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक कार्बन 14 में टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? टोटल न्यूट्रॉन है 8 एक कार्बन में। ठीक है, आपको एक कार्बन का नहीं पूछा है। अब आप ये कहोगे 1 मोल कार्बन 14 में कितने होंगे? 1 मोल कार्बन 14 में, तो सर आपने ही बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 तो 1 मोल में होते हैं। अब यहाँ पर ये इतने कार्बन हो गए, एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इतने कार्बन में इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टोटल न्यूट्रॉन 1 मोल में हो गए। और 1 मोल का मीनिंग केवल पार्टिकल ही नहीं, जितना यहाँ पर मास होता है उतनी ग्राम में क्वांटिटी। इट मीन्स हमें पता चला 14 ग्राम में कितने न्यूट्रॉन है? 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 14 ग्राम है वो क्या है? वो इससे सीधा सीधा रिलेटेड है। मोल दोनों पैरेलल चीज़ें बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड उसका मास, दोनों में रिलेशन बताता है। मोल ही एक ऐसा जादू है, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो आप हलवाई के पास जाओ, चाहे किसी किराने की दुकान पर जाओ, उससे 1 किलो चीनी लेके आओगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि इसमें चीनी के दाने कितने हैं। आप 1 दर्जन पेंसिल लेके आओ तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि इसका वज़न कितना है। ठीक है, जो वज़न बताएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल या क्वांटिटी नहीं बताएगा, और जो क्वांटिटी बताएगा वो वेट नहीं बता पाएगा। लेकिन मोल एक ऐसी चीज़ है जो वेट एज वेल एज क्वांटिटी दोनों बताती है। तो यहाँ वेट उतना ही होता है जितना एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अभी एटम की बात चल रही थी, तो इतनी बात तो ये हुई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 मिलीग्राम है, तो 14 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना? 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14। और 7 मिलीग्राम, देखो मिली जो होता है ना, मिली उसका मीनिंग होता है 10⁻³ तो इसकी जगह रख दो 10⁻³ यानी इतना ग्राम हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, सॉरी यहाँ ग्राम नहीं आएगा ना, यहाँ ग्राम नहीं आएगा, तो ये इतने न्यूट्रॉन आएंगे। और इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 और ये आ जाएगा 4। 4 और 6.022 को मल्टीप्लाई कर दो और ये 10⁻20 आ जाएगा। 23 में से 3 चला गया, 10⁻20 और 6.022 इंटू 10 तो है ही नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24.088। ठीक है, 24 और फिर इसको एग्जैक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 24.08। तो ये टोटल कितने आ गए? न्यूट्रॉन आ गए जो पूछे थे। कहाँ पर?
जो पूछे थे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह हमने न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। कहाँ पर है? कुल संख्या न्यूट्रॉनों की। अब कुल द्रव्यमान के लिए वापस यहीं आना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का मास कितना बता रहे हैं? 1.674927 इंटू 10⁻23। बस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने पास आए थे कितने? 24.088 इंटू 10⁻20। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको 1 न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देना है। बात आई क्या समझ में? 1 न्यूट्रॉन के मास से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी कहानी सीधी समझ में आ जाएगी। यानी हमने ये कहा था कि टोटल न्यूट्रॉन कितने आ गए? 14 मिलीग्राम में टोटल न्यूट्रॉन इतने हैं। और अब इन न्यूट्रॉनों का वज़न कितना है? तो एक का वज़न जितना होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप ग्राम में बताओगे तो इसमें से 3 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा -24 ग्राम। ठीक है, तो ये डिजिट 24.08 इंटू ये, इसको इससे हम निपट लेंगे। ये तो आया 10⁻⁻7 किलोग्राम और मल्टीप्लाई कर दो 24.08 एंड 1.675। तो हम मल्टीप्लाई करने चलते हैं 1.675 इंटू 24.08। लास्ट में आंसर दिए हुए ना आपके, तो उससे मैच करोगे आप, इसलिए मैं एग्जैक्ट चल रहा हूँ। 40.334। अब इस डिजिट को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, 4.02 में भी चेंज कर सकते हो, किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। अब देखो 4.02 का मतलब है पॉइंट डेसिमल इस साइड में किसका आना है, इस साइड में किसका आने के लिए आप ऐसा करो तो कैसे सकता है? इससे सकता है। इसका मतलब ये इसमें ऐड होगा और ये ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.0334 इंटू ये तो अप्लाई होगा यानी +1 है, ये -7 है तो ये -6 किलोग्राम। फाइनली ये डिजिट भी राइट है और ओनली ये डिजिट भी राइट है। तो इस तरह हमने क्या किया? हमने यहाँ पर उन न्यूट्रॉन्स का टोटल वेट देख लिया कि कितना वेट है, ये कुल द्रव्यमान उन न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, और यहाँ वैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और ये यहाँ 675 एग्रीगेट मान लिया ना इसको, तो ये यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट एसटीपी बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार माना जाता है। 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटोनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान। अब की बार प्रोटोन पूछे हैं किस में? अमोनिया में। तो चलो अमोनिया में कैलकुलेट करने चलते हैं और बात करते हैं हम अमोनिया मॉलिक्यूल की। अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता था, 10th क्लास से समझ के आए हो अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें, प्रोटॉन पूछे हैं ना। ठीक है, अमोनिया NH3 होता है। तो प्रोटॉन उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन होता है 7 और हाइड्रोजन की वजह से होगा 3, यानी 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन दोनों इक्वली होंगे। न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, 10 प्रोटॉन एक अमोनिया में हो जाएगा। तो 1 मोल अमोनिया में कितने होंगे? मोल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मोल का सीधा रिलेशन वेट से भी है। ठीक है, अभी हम वेट पे आएंगे। 1 मोल अमोनिया में कितने प्रोटॉन होंगे? सर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 होंगे। अब ये 1 मोल का मीनिंग अमोनिया का मास भी है। अब अमोनिया का मास, आप 1 से 20 तक एटम याद है तो उनके जो एटॉमिक वेट है ना वो थोड़े डबल है, कुछ में थोड़ा 19-20 है, लेकिन जब आप धीरे धीरे एटम्स के मास की ओर चलोगे तो वो भी याद रह जाएंगे आपको।
तो नाइट्रोजन 7 है तो इसका आप क्या मानो मास 14, हाइड्रोजन का एक ही माना जाता है तो ये 3, यानी आप ये मान सकते हो 17 ग्राम अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻24 हो गए। ये क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं। कितने में, 17 ग्राम अमोनिया में। मैंने आपको कहा था अमोनिया जो है वो यानी मोल है वो क्वांटिटी एंड वेट दोनों से रिलेटेड होता है। तो 17 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन। और अब पूछा है कितना मिलीग्राम, आपको यहाँ 34 मिलीग्राम पूछा है। मैंने कहा मिली का मीनिंग्स देख लो तो -3 होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 ग्राम में होगा तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा और ये 1/6.022 इंटू 10⁻24 इंटू 34 इंटू 10⁻³ एक मिस्टेक यहाँ पर रह गई। क्या, ये 1 उल्टा कर दिया मैंने, इसको ये उल्टा कर दिया, इसको ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसको लिखा जाना चाहिए था 6.022 इंटू 10⁻24 अपॉन 17। तो ये भी वैसे ही लिखा जाएगा, क्या 6.022 इंटू 10⁻24 अपॉन 17। तो ये तो चल बसे। आपको मल्टीप्लाई 6.022 और 2 को ही करना है, और ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। 24 में से 3 गए, 21 रह गए, 6 दूना 12 होता है, तो 12.044, यानी टोटल आप यहाँ प्रोटॉन बताओगे तो 12.044 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन। टोटल इसमें प्रोटॉन इतने हैं। अब इन प्रोटोनों का अगर वजन पूछे कि 34 मिलीग्राम में प्रोटॉन आ गए ना, अब एक प्रोटॉन का अगर आपको वेट पता है तो यहाँ पर इतने प्रोटॉनों का पता चल जाएगा। वही 1.675 तो न्यूट्रॉन ऑन 1.672 मान लो प्रोटॉन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.672 इंटू 10⁻27 ग्राम से, तो 1.672 इंटू 12.044 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20.137 इंटू 10⁻27 में से 21 गए तो कितना रह गए, 10⁻, माइनस में रह जाएगा ना 6, और ये ग्राम नहीं है ये किलोग्राम है, ठीक है। तो ये किलोग्राम में वेट आ गया। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप 2.0 कहना चाहो जैसे आपके उसमें है, ठीक है। तो इसको 2.0 कब कहेंगे, जब आपको डेसिमल एक ही इधर उधर करना है, तो इसका ऑपरेशन इस पे अप्लाई करो तो ये तो आ जाएगा 2.0137। मैथमेटिक्स कहती है कि आप जितनी संख्या से डिवाइड करो उतनी से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए 10/10। तो इसका तो ऑपरेशन हो चुका, अब ये इधर जाएगा तो कितना रहेगा 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह हम ये सोल्व कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या कुछ, ठीक है। आप कितने टिपिकल क्वेश्चन उसी एक टेबल से यहाँ सोल्व कर रहे हो। टेबल जो मैंने बताई कि आपको हल्का सा इनके मास जो है उस पे ध्यान दे लेना है, इस टेबल पे, ठीक है। इनके चार्ज पे ध्यान दे लेना है। चार्ज देखो सेम है, ओनली साइन ही चेंज है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ 10⁻⁻27 -27 तो ये तो होता है 1.675 और ये 9.1093 बस। तो इसके बेसिस पे छोटे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा, ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है
क्या दाब और ताप में परिवर्तन से उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि दाब और ताप से क्या संख्या परिवर्तित होगी, कणों की संख्या जो है वो घट या बढ़ जाती है क्या? आपको इसमें ये आंसर देना है। तो बताओ देखे कि यहाँ दाब या ताप परिवर्तित करने पर क्या चेंज हो जाएगा, क्या संख्या कैसे परिवर्तित होगी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में एटम में जितने उतने ही होंगे। दाब से कोई जादू तो होने वाला है नहीं कि कम हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ ताप और दाब से हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो वही, अब पहले अमोनिया था, अब मीथेन आ गया। अब मीथेन में इलेक्ट्रॉन देख लो, कार्बन 6 है ना, हाइड्रोजन 4 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक मॉलिक्यूल में है। 10 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के लिए, अमोनिया की अगर हम मीथेन की बात करें तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल में कितने होंगे? 1 मोल मीथेन में होंगे इलेक्ट्रॉन 10 × 6.022 × 10⁻23 मीन्स 6.022 × 10⁻24। अरे एक दर्जन में 12, तो बार बार ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इजी वे में आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक मोल में टोटल कितने होते हैं। तो यहाँ ये अमोनिया वाला आपको पता चला। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, चेंज तो नहीं हो गया। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, फाइंड ए टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। ये तो शायद हो गया होगा, मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। ये मीथेन वाला हो गया ना, ये मीथेन वाला हो गया था, कार्बन 14 का हो गया था और ये हो गया था। ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया। ठीक है, मीथेन में देख लिया, कार्बन में देख लिया, अमोनिया में देख लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने? देखो प्रिंटिंग में वैसे आ गया, ये इधर लिखा जाता है, इधर एटॉमिक नंबर और इधर मास होता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटॉमिक सिंबल में यहाँ जो लिखे हुए होते हैं ये प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो है सब प्रोटॉन, ठीक। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही क्या है? एटॉमिक मास है, या इसे मास नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या वो कंधों पे लिखी हुई होती है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 13 है। तो 13 - 6 कार्बन के लिए यहाँ अगर बात करें 13 - 6 तो 7 क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 - 8 8 न्यूट्रॉन हो गए। ज़रूरी नहीं है किसी एटम में बराबर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 24 - 12 न्यूट्रॉन हो गए। और आयरन में देखो 56 - 26 कितने रह गए? 30 रह गए क्या? 30 न्यूट्रॉन हो गए। ऐसे ही स्ट्रोंशियम की बात करते हैं तो 88 - 38 कितने रह गए? 50 रह गए क्या? ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह अपना जो आंसर है वो 50, 30, 12, 8 और 7 न्यूट्रॉन आ गए। और इनमें प्रोटॉन जो है वो आपको पता चली गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आंसर की तो राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद गिवन एटॉमिक नंबर। तो सिंबल में आपको और तो 20 तक याद थे सर, आपने कहा 20 तक याद कर लेना, ठीक है। लेकिन एक यूरेनियम है जो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। यूरेनियम जो एक फ्यूल का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय जो वो होते हैं संयंत्र उनमें।
तो Z जब 17 है तो वो क्लोरीन होता है, Z 92 है तब वो यूरेनियम होता है, Z 4 है तब वो बेरिलियम होता है। तो ये इनके हमने सिंबल दिए। अब यहाँ इनके जो मास है वो यहाँ लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 35 ये है, ये 233 है और 9 ये है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है, तो ये तो दिया हुआ ही था 17, ये 92 और ये है आपका 4। तो इस तरह इनके ये सिंबल हो गए, ये यहाँ पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान है। तो सोडियम का 11 होता है और 11 का प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 - 1 ये रह गया 10, ठीक है। ये है पोटेशियम 19 होता है, 19 - 1 ये रह गया 18। ये मैग्नीशियम 12 होता है ना, तो 12 - 2 ये हो गया 10। फिर कैल्शियम की बात करते हैं, 20 - 2 ये हो गया 18। हम सल्फ़र की बात करते हैं, -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 16 + 2 ये हो गया 18। और आर्गन न्यूट्रल है, ये 18। तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन किस किस में रहे, आर्गन, सल्फ़र और कैल्शियम, और सेकंड नंबर है पोटेशियम। और बाकी जो बच के 2 वो कौन से रह गए, वो है अपने मैग्नीशियम और सोडियम। Mg2+ और Na+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और बाकी ये स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यानी ऐसी 2 या 2 से अधिक स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं, K+, Ca2+ एंड S2- आर्गन। ये 4 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और 2 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2+ H2O2+ स्पीसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, तो इलेक्ट्रॉन बता दो। एक H में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H में 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2H हो गए, तो टोटल कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। वो किस में है, वो इसमें है। अब H2+ का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और O2+ में देखो, O16 होता है ना, ऑक्सीजन 8 16, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम O2 की बात करें तो 16 और O2+ 16 में से 1 कम 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसी तरह नेक्स्ट सिंबल ये है, सिंबल Br एंड Br79 कैन बी रिटर्न वेरेज सिंबल। ये एक्चुअल में ऐसा था 79 और ये 35 ऐसे था, ठीक है। Br79 और 35, Br79 इनको तो लिखा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर 35 है, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, और ये ऊपर है, ये नीचे नहीं है, ठीक है। इनको तो लिखा जा सकता है लेकिन इनको नहीं लिखा जा सकता। इनको कैसे लिखा जाए बताओ, तरीका ही गलत है। ये कह रहा है ये और ये तो एक ही बात है। एक ही बात कैसे, देखो, या तो किसी एटम का आप Z यानी प्रोटॉन बता दो, तब हम उसका सिंबल लिख देंगे, या अगला सिंबल लिख दे तब हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इसका मतलब Z का लिखना कंपलसरी नहीं है, बट मास का मेंशन होना कंपलसरी है। तो दोनों में यहाँ 79 79, तो इन दोनों को तो लिखा जा सकता है। अब एक ही एटॉमिक सिंबल है बट नंबर क्या हो गए, यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो ये उस केस में क्या नहीं है, ये रॉन्ग है, इसलिए इनको हम नहीं लिख सकते। लिखने का तरीका ये रॉन्ग है। ब्रोमीन 35 और Br79 अलग अलग मास के 2 सेम सिंबल वाले
यहाँ तो बता रहा है 79 और यहाँ जो भी है, लेकिन इसका मास 35 बता रहा है। तो ये जो तरीका है वो रॉन्ग है, इस वजह से हम ऐसा कहते हैं। जब एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन मास अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर मेंशन नहीं किया हुआ, तब हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग दिया हुआ है, तब उस केस में वो सेम सिंबल कैसे हो सकता है। अब आगे चलते हैं, यानी ये इस वजह से इसका आंसर यही है कि ये तरीका गलत था इसलिए नहीं लिखा जा सकता, ये तरीका सही है इसलिए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। थोड़ा सा पसीने पोंछ लेता हूँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, तो आप देखो इसमें कि द्रव्यमान संख्या किसी भी यहाँ जो एटम है उसकी क्या दी हुई है, एटॉमिक मास दिया हुआ है आपके सामने। कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 81, ठीक। चलो चलते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब है A, और A का मतलब होता है P+N। वो कितना है, वो 81 है। अब कह रहा है प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन इतने अधिक है। हमें न तो प्रोटॉन पता न न्यूट्रॉन। माना प्रोटॉन कितने हैं, अक्स है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, अक्स से कितना ज़्यादा, 31.7% अक्स ज़्यादा। हम इतना ये कह रहे हैं, ठीक है। ये तो ये किसके इक्वल हो गए, ये 81 के इक्वल हो गए। चलो चलते हैं हम सोल्व करने। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखना है। टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम एक बार में थोड़ा सा इसको, ठीक। प्रोटॉन मान लिया हमने अक्स है और न्यूट्रॉन है अक्स प्लस कितना परसेंट, 31.7% अक्स। तो P+N थे कितने, 81 थे ना, और ये कितना आ गया, अक्स प्लस एक तो प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कितने, अक्स प्लस 31.7%, 31.7%, 31 है ना, 3.17 तो नहीं है ना, ठीक। तो इधर देखो 81 इक्वल्स टू अक्स प्लस अक्स हो गई 2x, 2x ये x है, और प्लस 31.7 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 0.317 आ गया x। तो यहाँ पर 2x में इतने x और ऐड कर दो, 2.317x, और ये 81, इसलिए x कितना आ गया, 81/2.317। तो लगभग आप 23 का भाग 81 में दे दो तो आपके पास अक्स आ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुकड़ों में नहीं होंगे, एक इंटीजर में होंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो 1 से उनको छोड़ सकते हो, 23 को 810 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो डिजिट आए वो आप लिख दो, ठीक है। 23 की टेबल तो आती है, बाकी थोड़ा सा काम फास्ट हो जाए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो 810 डिवाइडेड बाई 23, तो 35 आ गए। तो लगभग यहाँ पर लगभग क्या, फिर हमें इंटीजर में लिखना है, अक्स 35 है, मीन्स प्रोटॉन कितने आए, 35। अब न्यूट्रॉन आप इजीली निकाल लोगे। ये पूछ रहा है क्या, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स असाइन द एटॉमिक सिंबल। अच्छा, एटॉमिक सिंबल पूछ रहा है, ठीक है। तो 35 नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। अगर हम एटॉमिक सिंबल की बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक सिंबल होता है। प्रोटॉन आते ही ब्रोमीन आ गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन पूछा नहीं है, न्यूट्रॉन अगर पूछता है इसमें तो 81 माइनस 35 आ जाता, 81 में से 35 तो 46 न्यूट्रॉन आ जाते इसमें। तो ये पूछा नहीं है, तो ब्रोमीन 35 और ये 81।
ऐसा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये देखो 37 द्रव्यमान संख्या वाले, एटॉमिक मास है 37 और 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। ठीक। इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की तुलना में इतने न्यूट्रॉन अधिक है, तो आयन का प्रतीक, फिर वो प्रतीक पूछ रहा है, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली जब आपको प्रोटॉन पता होता है तो आप किसी भी एटम का सिंबल लिख सकते हैं। चलते हैं हम प्रोटॉन निकालने। ये डिजिट ध्यान रखो, 37 और 11.1%, ये न्यूट्रॉन ज़्यादा है। चलो P प्लस एन अब की बार कितने आए, P प्लस एन 37 है और दिया हुआ क्या है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, अब की बार प्रोटॉन का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, उतने ही होते हैं प्रोटॉन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसका अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। माना इलेक्ट्रॉन यहाँ अक्स है, तो प्रोटॉन क्या होगा, उस चार्ज से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल से एक्स्ट्रा आ गया ना, नेगेटिव बता रहा है तब, तो Px-1 हो गया। अब और जब Px-1 है और इलेक्ट्रॉन x है, तब उस केस में n आप बताओ, तो n होगा, अगर हम n कैलकुलेट करें तो 37 माइनस x-1 ये आएगा। और वैसे यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक अच्छा न्यूट्रॉन वाली एक बात और रह गई, अभी न्यूट्रॉन इतना नहीं लिख सकते हम। ये ऐसा कह रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन उससे 11.1% एक्स्ट्रा है, 11.1% न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, x प्लस x से 11.1% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो चलो ये हो गई 2x प्लस 11.1% x हो गया। तो यहाँ से आप 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.111 x प्लस है, तो ये अपने पास वैल्यू आई 2.111 x। ये किसके इक्वल है, ये टोटल नंबर आ गया ये तो, क्योंकि ये तो P प्लस एन आ गया, P प्लस एन जो कि 37 है, P प्लस एन की इक्वल है। एन क्या हो सकता है यहाँ, एन होगा x से 11.1% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये P प्लस एन आपने 37 इधर लिखा, तो यहाँ से x क्या होगा, x होगा 37 को आप 2.111 से डिवाइड कर दो। तो आप जब डिवाइड करोगे तो देखना 2.1 है ये, यानी इसको 20 से डिवाइड नहीं करना, 21 से डिवाइड करना एक तरह से। तो ऐसे लिखो 370 डिवाइडेड बाई 21, तो ये लगभग 19 तो आएगा नहीं। ठीक है, 19 से कम ही आएगा। बात समझ रहे हो क्या, एक मिनट इसको देख लो अच्छे से, 19 से कम ही आएगा, 19 से जस्ट कम 18 होते हैं, तो यहाँ 18 आ जाएगा x। ये क्या है, x है। x किसको माना था हमने, इलेक्ट्रॉन को माना था, यानी इस केस में हम बात करें x तो वो है 18 और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या होंगे, x-1 मीन्स 17, x 18 था तो 17, और 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, क्लोरीन का। और ये 37, सर 35 होता है, हाँ समस्थानिक इसके अलग अलग भी होते हैं, तो ये 35 वाला 37 वाला समस्थानिक है, ये इसका सिंबल हो गया, Cl भी लिखा है तब भी वो आपका राइट आंसर है। तो इस तरह हमने इसका सिंबल दे दिया। इसी तरह हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बात 10 क्वेश्चन की हुई थी,
ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना कि एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है, पॉजिटिव चार्ज 3 है और न्यूट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज़्यादा है। ठीक है, तो चार्ज इसका कितना है? 56 मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ 56 है, चार्ज है 3 मीन्स +3 चार्ज इस पे। अच्छा, मैं जो पीछे वाली बात है इसमें मैं कह रहा था ये तो लगा दिया आपने, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज क्या है? -1। क्वेश्चन कह रहा था एक एक्स्ट्रा यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसे ही इधर जो भी सिंबल आएगा ना उस सिंबल पे आपको +3 चार्ज लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, सपोज वो है x। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन क्या हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है ना तो प्रोटॉन से इसमें ऐड कर देना आपको। जब नेगेटिव होता है तब प्रोटॉन के केस में माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूट्रल में होंगे और इलेक्ट्रॉन हट गए पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन की तुलना में, तो वो अपने को यहाँ कैलकुलेशन में ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो ये x + 3 आ जाएगा। जैसे हमने इधर माइनस किया था ना इसके लिए, प्रोटॉन नेगेटिव के लिए माइनस और पॉजिटिव के लिए प्लस कर दो इसमें। ठीक है, अब न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है x से कितने ज़्यादा? 30.4% ज़्यादा है, 30.4% x। अब देखो आप p + n कितना दिया हुआ है? p + n 56 दिया हुआ है और इधर पहले लिखो p x + 3 और अब लिखो n x प्लस, इसको सीधा ही लिख दूँ मैं, 100 से जब ये डिवाइड होगा 0.304x। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होंगे क्या इसमें? x - 3। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 0.304x और ये 3 इधर आ जाएगा, 56 - 3 तो ये आया 53 और इधर 2.304x और यहाँ से x कितना आएगा? 53 को आप 2.304 से डिवाइड कर दो तो वो x आ जाएगा, यानी 23 को 53 से आप 530 को 23 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 26 से ऊपर आएगी वैल्यू, या सॉरी 26 से नीचे आ जाएगी। यहाँ पर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 23 आएगा x इंटीजर में 23। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन 23 है तो प्रोटॉन कितना होगा? 23 + 3 यानी 26 और 26 वाला होता है आयरन। यहाँ ये हो गया, ये इसका 56, ये 26, ये इसका सिंबल हो गया। तो इस तरह यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली मैथमेटिक्स लगाई है और मैंने कहा 1 से 20 है तो आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो 1 से 30 भी सिंबल याद कर लोगे, एटॉमिक नंबर याद रह जाएंगे ना। एटॉमिक मास किसी को याद नहीं रहते हैं, लगभग 2-3 के होते हैं जो डबल से कुछ इधर उधर रहते हैं, बाकी मोस्टली के डबल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लो। तो अभी फ़िलहाल आप इस लेवल पे इन क्वेश्चंस को देखने पे शायद आपको ऐसे लगा होगा कि केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है, यहाँ तो वही कैलकुलेशन है जो मैथमेटिक्स में चला करती है। बस आपको प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मोल में कितने पार्टिकल होते हैं और मोल यहाँ किसके इक्वलेंट होता है। एटॉमिक मास है तो उसके ग्राम के इक्वल, मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम के इक्वल 1 मोल होता है। ये अवोगाड्रो ने एक जादू बताया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी तरह के 11th क्लास के कुछ चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।